नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ड्रैगन के झूठ का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में ही भारत से ही संघर्ष के दौरान ही चीन ने अपने सैनिकों के नुकसान को कम करके बताया था। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार का दावा किया गया है कि गलवान में ही झड़प के दौरान आधिकारिक संख्या से ही कई गुना अधिक चीनी जवान मारे गए थे। नए रिसर्चर ने भी पता चला है कि चीन की पॉपुलेशन जो है वो लिबरेशन आर्मी ने ही गलवान की घाटी से जंग के दौरान ही कम से कम 9 गुना अधिक सैनिकों को खो दिया था, और लेकिन आधिकारिक तौर पर ही इस नुकसान को ही काफी कम करके बताया गया था। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन के एक लेख में मुताबिक बताया जा रहा है कि चीन के ही कम से कम 38 सैनिक अंधेरे में तेज बहने वाली एक नदी को पार करते वक्त ही डूब गए थे। गलवान घाटी में भारत से संघर्ष के दौरान ही चीन के कई गुना सैनिक मारे जाने के खुलासे के बाद चीन के झूठ की पोल खुल गई है। 1 साल की लंबी जांच के बाद सोशल मीडिया पर शोधकर्ताओं के एक समूह की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। वही जानकारी ये भी है कि चीन ने जिन 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की, उनमें से केवल एक जूनियर सार्जेंट वांग जुओरान के ही डूबने की सूचना है, और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस रात ही वांग के साथ कम से कम 38 पीएल सैनिक भी डूबकर मरे थे। आपको बता दें कि चीनी सैनिक के ही अधिक संख्या में हताहत होने को लेकर रिपोर्ट में मुख्य भूमि चीनी ब्लॉगर्स के साथ ही चर्चा और कुछ चीनी नागरिकों से प्राप्त जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स में जुड़ी 1 साल की लंबी जांच का हवाला दिया गया है। संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ही भारत सरकार की विदेशी नीति की वजह से चीन पाकिस्तान करीब आ रहे हैं वाले बयान पर ही अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि मैं राहुल गांधी की इस टिप्पणी का समर्थन नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रभावी नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान पहले से और ज्यादा करीब है। राहुल ने इस बयान पर ही सवाल पूछते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि ये पाकिस्तान और चीन का मुद्दा है, इसे उन दोनों देशों पर ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से ही उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में ही धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को शहंशाह की तरह ही चलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़े खतरे का ही सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि केंद्र सरकार की नीति के कारण ही आज चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है। इसकी बुनियादी लोक लाम में ही लद्दाख में रख दी है, और यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में ही बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां की हैं और अपने 2 मोर्चे को एक मोर्चे में बदल दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस सरकार में 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, जिनमें से एक अमीरों और दूसरा गरीबों के लिए है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि देश के ही सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा परनाना जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्र को ही बनाने के लिए ही 15 साल तक जेल में रहे, और मेरी दादी इंदिरा गांधी को ही 32 गोलियां मारी गई, और मेरे पिता राजीव गांधी को विस्फोट में से उड़ा दिया गया। इन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि राष्ट्र क्या है। चुनावी तनाव के बीच ही नवजोत सिंह सिद्धू के सामने एक पुरानी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। दरअसल रोड रेस के पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सजा बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर सुनवाई करेगा, और 34 साल पुराने मामले में सिर्फ
जुर्माने की सजा हुई थी। आपको बता दें कि 1988 की घटना में ही गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। वही मामले में हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही सिद्धू को बरी भी कर दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार ने 2018 में पुनर्विचार करने की मांग की और अब ऐन चुनाव के बीच ही उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर बाद ही सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ सजा बढ़ाने की मांग पर विचार होगा। आपको बता दें कि सिद्धू को ही आईपीसी की धारा 323 के तहत ही सिर्फ मारपीट का दोषी माना गया है, जिसमें अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है। और 1 साल की सजा राहत की बात तो है, लेकिन चुनाव के बीच ही सिद्धू पर जेल जाने का खतरा भी बरकरार है। इधर चुनावी माहौल और तनाव के बीच ही सिद्धू माता वैष्णो देवी के दर पर भी पहुंचे हैं और दरअसल वे अमृतसर पूर्व सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट से ही शियद के ही विक्रम सिंह मजीठिया भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में 18 सालों की प्रतिष्ठा दांव पर लही है, लिहाजा सिद्धू भगवान का ही आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और दर्शन से पहले सिद्धू ने ट्विटर पर माता के प्रति अपनी आस्था का भी जिक्र किया है। सिद्धू ने लिखा है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए मुसीबत में मां वैष्णो देवी ने हर बार रक्षा की है और सिद्धू की यात्रा को चुनाव के तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी सूत्रों ने यह भी कहना है कि सिद्धू की यह यात्रा पहले से ही तय थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को राष्ट्रीय लोक दल के ही अध्यक्ष जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा सांसद हेमा मालिनी का अनादर कर महिलाओं का अपमान किया है। मथुरा में मंगलवार को ही एक रैली को संबोधित करते हुए चौधरी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों में से एक तोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्होंने जिले से ही लोकसभा सांसद मालिनी का हवाला दिया है। चौधरी ने रैली में कहा कि उन्होंने कहा कि योगेश हमारी पार्टी में ही शामिल हो जाओ और हम आपको हेमा मालिनी बना देंगे और मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए भी किस तरह की बातें कह रहे हैं। उन्हें हमसे कोई प्यार है या स्नेह नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्या मिलेगा मुझे खुश करके। मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता। मालिनी ने अभी तक रालोद प्रमुख की टिप्पणी का जवाब नहीं दिया है। हालांकि भाजपा नेता ठाकुर ने चौधरी की आलोचना की है और कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि जयंत जी, हेमा मालिनी जी देश की एक बेहतरीन राजनेता और अभिनेत्री हैं और भारतीय महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं और उन पर तंज कस करके, उन पर ही कटाक्ष करके आप उन अनगिनत महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और जो अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और ठाकुर ने यह भी कहा कि जयंत जी, आपको हेमा मालिनी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनता ने आपको नकार कर हेमा जी को ही चुना, तो वो उनकी काबिलियत पर ही, उनसे जुड़ाव पर ही, उनके काम पर, और जयंत आपको माफी मांगनी चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के ही दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी और एनटीपीसी के ही 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का ही समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से ही उनकी मांग को ही पूरा करने का आग्रह किया। साथ ही रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए रेलवे ग्रुप डी की मात्र एक परीक्षा और एनटीपीसी के लिए 3.5 लाख अतिरिक्त रिजल्ट की घोषणा करें। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने ही कहा कि ग्रुप डी के ही पहले एक परीक्षा लेने का 2019 में प्रावधान किया गया था, परंतु 24 जनवरी को ही अचानक 2 परीक्षा लेने की घोषणा की गई, ऐसा उनका कहना है। और उसी के दौरान ही उसी प्रकार एनटीपीसी की ही परीक्षा का परिणाम 20 गुना के बजाय 11 गुना रिजल्ट ही प्रकाशित किया गया और एक छात्र का नाम 3 जगह शामिल है। ग्रुप डी की 2 के ही बजाय 1 परीक्षा ली जाए और एनटीपीसी परीक्षा में शामिल और 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाए, ताकि सरकार की घोषणा के अनुसार ही 20 गुना परिणाम घोषित किया जा सके। आपको बताते चले कि आरआरबी की ही मनमानी से ही नाराज छात्रों ने खूब आंदोलन किया था और ट्रेन भी जला दी थी और इसके साथ ही कई जगह रेलवे ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त किया था।
और उसी बीच ही सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की थी और हंगामे के बीच ही मंत्री से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद ने ही छात्रों को आश्वासन दिया था कि ग्रुप डी की 2 की बजाय 1 परीक्षा ही होगी। वहीं एनटीपीसी की ही परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर जल्द घोषित किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन मियां मानशा ने बड़ा दावा कर दिया है। मियां मानशा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर हम मिलकर कार्य करते हैं तो 1 महीने में पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता, हमें भारत के साथ चीजों को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान बहुराष्ट्रीय कंपनी निशांत ग्रुप के ही प्रमुख मियां मानशा ने कहा कि 1965 की जंग के पहले ही तक भारत के साथ ही पाकिस्तान का 50% व्यापार होता था। मियां मानशा ने कहा कि हमें शांति की जरूरत है, भारत के पास अच्छी तकनीक है और हमारे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हिंदुस्तान को दे सकते हैं, इसलिए कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है। इतनी गरीबी है, हमें भारत के साथ चीजों को सुधारना होगा। और पाकिस्तान अरबपति का यह भी दावा है कि ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में जारी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में ही पाकिस्तान ने भारत के साथ शांति पर जोर दिया था। और पिछले दिनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़े एक अधिकारी ने पाकिस्तानी एक अखबार में भी कहा था कि हम अगले 100 साल तक ही भारत के साथ बैर नहीं करेंगे और इस नई नीति में पड़ोसी देशों के साथ ही शांति पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी अगर बातचीत और प्रगति होती है तो इस बात की संभावना है कि भारत के साथ पहले की तरह से व्यापार और व्यावसायिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज बढ़े हैं और देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,72,433 नए केस सामने आए हैं और 1,008 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि कल की तुलना में आज कोरोना के 6.8% केस ज्यादा आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रालय स्वास्थ्य की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,33,921 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,81,109 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद अभी तक 3,97,70,414 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत ही अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 167 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 55,10,693 डोज दी गई और जिसके बाद अब तक वैक्सीन की ही आपको बता दें कि कई करोड़ जो डोज थी वो दी जा चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ही कल यानी बुधवार राज्यपाल और यूपी के ही पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की जन्मस्थली अमतौरा पर ही सभा की और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन किए बगैर पिछड़ा समाज को ही उसका अधिकार देने की बात की है। अधिकार दिया और यूपी के ही पिछड़े समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने ही मुझे 2013 में महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनाया था और तब स्वर्गीय कल्याण सिंह ने ही एक पिता की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ मुझे सिखाए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाज का विभाजन किए बिना पिछड़ा समाज को उसका अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि को स्वीकार किया। 2014, 17 और 19 के ही चुनाव उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाले चुनाव रहे हैं। बुआ भतीजा की सरकारें, जातिवादी सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती हैं और इसके साथ ही यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से आ गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी जो था बीमारी राज्य की श्रेणी में आ गया था।